हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम2 बाय विनय सर। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 8 अप्रैल पेपर शिफ्ट 1 की। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन क्या है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन है और यहाँ पर क्लोरीन और NO2 और यहाँ पर NO2। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो नंबरिंग है वो आपका क्लोरीन से स्टार्ट होगा, तो ये 1 कार्बन होगा, 2 3 4। ठीक है। हम जहाँ से प्रायोरिटी देते हैं उससे सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी आपका NO2 सेकेंड पे आ रहा है, और इस साइड से करते हैं अगर लेफ्ट साइड से तो फोर्थ पे आता है, तो हमें प्रायोरिटी इधर से ही नंबरिंग करना है। और इसके अकॉर्डिंग इसका जो नाम होगा वो नाम क्या होगा कंपाउंड का, 1 क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, प्रीफिक्स होता है 1 क्लोरो 2,4। ठीक है, डाई नाइट्रो और यहाँ से बेंजीन। ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, मतलब ये जो स्टेटमेंट है पहला वो गलत है। बात की जाए सेकेंड स्टेटमेंट की, तो सेकेंड स्टेटमेंट में जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वहाँ से ये अमाइन कंपाउंड है NH2 और यहाँ पर लिखा है CH3। तो इसका अगर आप नंबरिंग करेंगे तो अमाइन को हमें प्रायोरिटी देना है, फंक्शनल ग्रुप 1 2। ठीक है। तो इसका क्या होगा, क्या लिखा है, 2 मिथाइल एनिलीन, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से 2 ये मिथाइल ग्रुप हो गया और ये इसका कॉमन नेम एनिलीन होता है। तो मतलब फर्स्ट जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है और सेकंड जो है वो करेक्ट है। इसका जो आंसर बनेगा वो सी आंसर होगा। ओके, तो ये जो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 2 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ठीक है, वी हैव 2 कॉम्प्लेक्सेस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको बताना है रिस्पेक्टिव, दैट मीन्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। तो अगर हम बात करें फर्स्ट जो कंपाउंड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, FeH2O और यहाँ से 6 और इसके ऊपर +2 चार्ज है। तो H2O क्या होता है, वो वीक फील्ड लिगेंड होता है और इसके प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होता है। ठीक है, और वाइटल जो होते हैं नॉट पेयर्ड। और अगर इसमें सेंट्रल एटम की बात करें तो आयरन है और इसके ऊपर कितना +2 चार्ज होगा, क्योंकि वाटर न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा। और इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो यहाँ से देखिए ऑर्गन है ना, और 3D4S, और आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो यहाँ से कितना 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से कितना 6, 18 18 2 20 और 6 26। और इसमें से हमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, ये S ऑर्बिटल से। ओके, तो एक्चुअल में यहाँ पर S में 0 और D में 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन अगर आप D ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे, ठीक है, D ऑर्बिटल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो किस तरह से भरेंगे, सबसे पहले हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, और उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेयरिंग करोगे। तो यहाँ पर देखिए 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं, कितने 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, दैट मीन्स ये जो होगा वो होगा पैरा मैग्नेटिक। ओके, तो फर्स्ट आपका पैरामैग्नेटिक है, ये तो क्लियर है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है उसकी। यहाँ पर दिया है कॉपर का CuH2O6 और इसके ऊपर कितना +2 चार्ज। और इसमें कॉपर आपका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है और इसका 29 होता है, ऑर्गन सेंट्रल एटम है। उसके बाद 3D4S, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है स्टार स्टेबिलिटी के लिए, क्रोमियम एंड कॉपर में आपको पता होगा। अब यहाँ से देखिए इसमें कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। ओके, कहाँ से
एस से, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा डी से। तो डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 9, और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन अगर फिलअप आप करोगे, है ना, 5 ऑर्बिटल है, 9 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल रहेगा। तो यहाँ पर अनपेयर्ड ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं? एक। दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर आएगा डी। दोनों ही कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर है। ठीक है, हो गया। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है आपको, एक कंपाउंड दिया है, ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस AgNO3 aqueous गिव 2 मोल ऑफ AgCl एज अ प्रेसिपिटेट, समेशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन COCl3 एंड XNH3। यहाँ से आपको क्या बताना है? एक्स क्या होगा वही हमें बताना है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 2 मोल ऑफ AgCl फॉर्म होगा। दैट मीन्स जो अपना कॉम्प्लेक्स आप फॉर्म करोगे, ठीक है, CO, और यहाँ से 2 क्लोरीन को आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर लेना होगा। तो मतलब 2 यहाँ से जब निकालोगे तो NH3 को ऑक्टाहेड्रल के लिए यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा? 5, और 2 क्लोरीन को यहाँ बाहर लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन, ये जो कंपाउंड है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। तो यहाँ देखिए आपको NH3 कितना 5 लोगे तो क्लोरीन कितना है, तो टोटल कितना आया आपका 6, यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब इसको अगर हमने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा? तो एक्सेस अमाउंट भी है, तो यहाँ से 2 क्लोरीन निकलेगा, तो यहाँ से आपका 2 मोल AgCl फॉर्म करेगा। और अगर यही क्वेश्चन में 1 मोल होता तो यहाँ पर 1 क्लोरीन लेता और अंदर दो क्लोरीन हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनिया कितना लेना पड़ता? 4 लेना पड़ता कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। तो यहाँ से एक चीज़ ये पता कि ये NH3 टोटल कितना है? तो NH3 यहाँ पर जो X की वैल्यू आएगा 5। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें जो आएगा इस कॉम्प्लेक्स में, उसमें देखिए Cl अपना क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है, और क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकलेगा, कोबाल्ट का X मान लिया, क्लोरीन यहाँ -1 +0, और क्लोरीन बाहर भी, इसको भी कितना होगा? -2, की 2 क्लोरीन है, इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आया कितना? 3, और X की वैल्यू आया 5। तो टोटल X प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 5 + 3 आ जाएगा 8। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आएगा 8। ठीक है, सेकेंड है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन से है। हाइब्रिडाइजेशन से लगभग एक क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर आपको मैचिंग कराना है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 हम कंपाउंड को देख लेते हैं। NH3Br5 NCCl4 एंड PCl5 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले NH3 की मैं बात करूँ तो NH3 मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है कौन है? यहाँ पर नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, और 3 हाइड्रोजन है, ये 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल यहाँ से 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4। 4 का मतलब sp3, और 4 में 2 केस आता है, स्क्वायर, बेंड शेप एंड पिरामिडल। 3 + 1 कौन सा शेप है? पिरामिडल। तो इसका ज्योमेट्री कैसा आ जाएगा? पिरामिडल ज्योमेट्री। तो यहाँ से NH3 का क्या हो जाएगा? R। फर्स्ट का R किस में, पहले वो देख लीजिए। तो थर्ड एंड फोर्थ में है ना। तो थर्ड एंड फोर्थ में सेकेंड का S कॉमन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इनका मैचिंग चल रहा है, यहाँ से सेम सेम चल रहा है। अब यहाँ पर आप थर्ड को चेक कर लीजिए, PCl5 को चेक कर लेते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा। तो PCl5 में अगर देखें, सेंट्रल एटम कौन है? फॉस्फोरस, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से टोटल
5 क्लोरीन है तो 5 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ठीक है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 5, और 5 का मतलब होता है हाइब्रिडेशन sp3d, और रेगुलर ज्योमेट्री बनेगा तो इसका नाम क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो यहाँ से जो PCl 5 का बनेगा वो मतलब थर्ड का P होगा, तो थर्ड का P है, दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो है थर्ड, करेक्ट आंसर। ओके, 5 क्वेश्चन में क्या दिया है, द मॉलिक्यूल विच विल अंडरगो SN2 रिएक्शन विद अ फास्टेस्ट रेट, ठीक है। तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो SN1 और SN2 आपने हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन में पढ़ा हुआ है। तो SN2 का जो ऑर्डर सबसे ज़्यादा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी अल्काइल हैलाइड का ये ऑर्डर होता है ना। तो आपको बस ये देखना है कि जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है उसमें प्राइमरी कौन सा। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, ठीक है, फर्स्ट में तो यहाँ से देखिए यहाँ पर ब्रोमीन अटैच्ड है, तो ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली कितने, 1 2 3 कार्बन है, दैट मीन्स ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। और सेकेंड ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ से ब्रोमीन है, ये जो कार्बन है ये भी 1 2 3 कार्बन से, दैट मीन्स ये भी टर्सरी है। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो ये जो कार्बन है और ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये आपका प्राइमरी है। एंड लास्ट जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पर Br, और ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री है, तो यहाँ से सबसे फास्टेस्ट जो रिएक्शन यहाँ पर देने वाला है वो है थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की हम बात की जाए तो इसमें यहाँ पर देखिए से x से y कन्वर्ट होने पे जो K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 1, y से z जाने पर कितना दिया है, इसको देखिए x से y जाने पर K1 की वैल्यू 1 दिया है, y से z में कन्वर्ट होने के लिए K2 की वैल्यू कितना दिया है 2, एंड Z2 W कन्वर्ट होने में जो K3 की वैल्यू दिया है कितना 4। तो आपसे के नेट इक्विलिब्रियम आपसे कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, किसके लिए, जब कोई x से कहाँ पे कन्वर्ट होगा, W में कन्वर्ट होगा, ये आपसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप सिंपल से ये जो दिया हुआ है इसको देखो, अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को सम कर दूं, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ से क्या x W में कन्वर्ट होगा। तो जब भी रिएक्शन प्लस होता है, ठीक है, जब भी एडिशन होता है रिएक्शन का, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं जो के नेट आता है वो इनका मल्टीप्लाई है, मतलब K1 इंटू K2 इंटू K3, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू 4, तो फाइनल कितना आ जाएगा 8। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या आ जाएगा, सेकेंड 8 आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है यहाँ पर, इसमें दिया है विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव हिंसबर्ग टेस्ट। अब अगर हिंसबर्ग टेस्ट की बात की जाए तो हिंसबर्ग टेस्ट कौन कौन से देता है, सबसे पहले बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को यहाँ पर बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, यही होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, ये अमाइन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। और हिंसबर्ग जो टेस्ट होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन सी केवल ये रिएक्शन देते हैं, टर्सरी अमाइन होता है ये टेस्ट नहीं देता है। तो आपको ऑप्शन से बस ये देखना है कि यहाँ पर प्राइमरी टर्सरी अमाइन कौन है, ठीक है, तो कौन कौन नहीं देगा हमें बस इतना देखना है। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट में, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ NH2 ग्रुप है, तो ये आपका हिंसबर्ग टेस्ट देगा। सेकेंड जो है वो है अमाइड, तो अमाइड ये टेस्ट नहीं देता है, बाकी थर्ड भी देगा और फोर्थ भी आपका सेकेंडरी अमाइन है, थर्ड अपना, ठीक है। तो थर्ड जो है वो कौन सा अमाइन है, प्राइमरी, फोर्थ जो है वो सेकेंडरी अमाइन है, फर्स्ट जो है वो आपका प्राइमरी अमाइन है,
और ये जो सेकेंड है ये कंपाउंड कौन सा है, अमाइड, और अमाइड ये हिल्सबर्ग टेस्ट नहीं देता है। तो फाइनल जो इसका आंसर बनेगा, ठीक है, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो होगा सेकेंड, अमाइड। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है। इसमें क्या दिया है, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर मतलब थैलियम का सबसे ज़्यादा होगा, देन इंडियम का, देन गैलियम का। तो ये जो ग्रुप है वो क्या है, 13th ग्रुप का एलिमेंट है। 13 में क्या होता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो जनरली ये क्या होते हैं, +3 भी शो करते हैं और +1 भी शो करते हैं। लास्ट के जो एलिमेंट हैं, लास्ट 3 एलिमेंट, उनका +1 जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, किससे, +3 से। और इसका रीज़न ये है, यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो मतलब +1 सबसे ज़्यादा थैलियम का होगा, देन इंडियम का, देन गैलियम का। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। एंड सेकेंड यहाँ पर जो दिया है, इसका रीजन स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो अगर यहाँ पर वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन बात करें तो इनका एक रिलेशन क्या होता है, h/√2m/ke, ये इनका एक रिलेशन होता है, ठीक है। मतलब कि इसका वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ये आपको क्वेश्चन दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेवलेंथ यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को इक्वल कर दीजिए। यहाँ पर h/√2m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्या हो जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी, और इक्वल टू यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट सेम ही है, और अंडर यहाँ से आएगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन का है। तो यहाँ पर दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इन्वर्स कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करिए, ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको रीअरेंज करूँ तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई ये इधर आ जाएगा, है ना, डिवाइड में, तो मास ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। तो ये कितना दिया है, 1/1836, ये आपको गिवन है। बट हमें क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन पूछा है, तो हमें क्या करना होगा, इसको इन्वर्स कर देना है, ठीक है। इन्वर्स करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, और ये भी आपका इन्वर्स हो जाएगा, तो 1836 ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यहाँ से हमें इस कंपाउंड में सेकेंडरी कार्बन को काउंट करना है। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर को अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ से CH3 कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और CH3 ब्रैकेट मतलब CH3 से टेस्ट होगा, फिर यहाँ से CH2, फिर यहाँ से देखिए H, और यहाँ पर CH3, और फिर यहाँ पर CH3। तो हर एक कार्बन की अगर बात की जाए ठीक है, तो ये जो कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन है, इस कार्बन की बात करें तो टर्सरी कार्बन है, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, ये कार्बन भी टर्सरी है, और ये कार्बन प्राइमरी है। तो सेकेंडरी कार्बन यहाँ से कितना दिख रहा है, सिर्फ 1। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1 का। यहाँ से सेकेंडरी कार्बन के नंबर कितने हैं, टोटल 1 है।
तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डी ग्लूकोज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका, इट डज नॉट यूज शिफ्ट टेस्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज एसिमेट्रिकल कार्बन, क्योंकि इसमें किराल कार्बन होते हैं और कितने होते हैं 4, ये भी करेक्ट है। और थर्ड की हम बात करें, इट फॉर्म डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ Br2, तो ये गलत है, यहाँ से ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर इसके रिएक्शन की बात की जाए, ठीक है, थर्ड में, तो थर्ड में जब भी ग्लूकोज का हम रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर हम बात करें CHOH, ये टोटल कितना होता है 4, और लास्ट में यहाँ से CH2, इसको ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, बाकी OH वो सेम टू सेम ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, और इस एसिड को बोलते हैं क्या, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, और बाकी लास्ट जो है इन एक्वस सोल्यूशन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एनोमरिक कार्बन के थ्रू फर्स्ट कार्बन होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो होगा थर्ड, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है कि विच ऑफ फॉलोइंग हैज ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन T2G, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आपको हर एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो हम बात करें अगर फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन में कंपाउंड क्या दिया, CrH2O6 है ना, और इसके ऊपर कितना चार्ज है, +3 चार्ज, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर अगर क्रोमियम की हम बात की जाए तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 24, और इसमें 3D में 5 इलेक्ट्रॉन एंड 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है क्रोमियम का, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो यहाँ से 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और डी में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन फिलअप करें तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में 2 ऑर्बिटल इधर और 3 जो ऑर्बिटल होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, तो ये जो होता है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और ये होता है Ag। तो 3 इलेक्ट्रॉन को आप जब फिलअप करोगे, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के इस तरह से फिल करोगे, तो ये तो आपका क्या है, सारे पेयर्ड नहीं है, तो मतलब क्रोमियम तो ऑप्शन ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब हम बात करें यहाँ पर कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट में यहाँ से HCO और H2O कितना दिया है, यहाँ से 6, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2। तो कोबाल्ट की हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, ऑर्गन, और 3D एंड 4s जाओ, और इसमें कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से कितना होगा 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसमें कितना हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर आप फिलिंग करेंगे तो 2 ऑर्बिटल ये ऊपर वाले हुए हायर एनर्जी ऑर्बिटल Ag, एंड T2G जो ऑर्बिटल है वो लोअर होगा। H2 वीक फील्ड लिगेंड होता है +2 के केस में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर हम भरेंगे टोटल 7, तो यहाँ पर पेयरिंग तो होगा नहीं, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे आप, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन भरना है अपने को। ठीक है, तो ये 3, 4, 5, 6 और 7, तो यहाँ पर पेयर्ड नहीं है, दैट मीन्स ये जो सेकेंड जो ऑप्शन है ये भी सारे ऑर्बिटल यहाँ पेयर्ड नहीं है T2G के। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर कोबाल्ट और H2O, यहाँ से कितना दिया है 6, और इसके ऊपर चार्ज कितना है +3। ओके, तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि कोबाल्ट जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, H2O जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। इसमें कोबाल्ट +3 में, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। +2 में वीक फील्ड लिगेंड की तरह यहाँ पर काम करता है, और
CO+3 में मोर स्टेबल होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसका क्या होगा, ऑर्गन 3d4s, तो इसमें 2 इसमें 7, तो यहाँ से 0 हो जाएगा और इसमें कितना आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। और इसका जब ऑर्बिटल यहाँ से फिलअप करोगे तो 2 ऊपर, और ये जो है ये है T2g और ये यहाँ पर Ag। तो यहाँ पर देखिए वाटर जो होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो T2g में ही 6 इलेक्ट्रॉन फिर ये वाला खाली रहेगा। तो ये जो है सारे क्या है, इसमें पेयर्ड ऑर्बिटल है। तो यहाँ से आंसर आपका क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आयरन का सेम इसी तरह से चेक करेंगे तो इसमें आपका पेयर्ड नहीं आएगा, इसमें भी। तो फाइनल जो इसका आंसर बनेगा वो हो जाएगा 3rd। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन में आपको दिया है विच ऑफ फॉलोइंग, क्वेश्चन को आप ध्यान दें क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग विल अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें तो बोला विच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन एक्वस अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिया, देखिए सिंपल सी बात है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो फ्लोरीन जो होता है उसका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दैट इज -1। अब ये -1 मैक्सिमम होता है, तो इसका +1 होता ही नहीं, सिर्फ -1 होता है। तो ये और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो और एक साथ हो, ठीक है, सेम एलिमेंट का। तो फ्लोरीन का तो यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा नहीं। बाकी जो तीनों एलिमेंट हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन होता है। दैट्स वाई इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो होगा 4th, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ओनली, इसमें फ्लोरीन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल में अपने अगर किया होगा तो ये क्वेश्चन में देखिए सीधा सा क्या होगा, फर्स्ट का जो है अगर आप ध्यान दो FeSnCs, ये क्या होता है, रेड ब्लड कलर होता है, प्रैक्टिकल आपने ज़रूर किया होगा फेरिक आयन के टेस्ट में। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है FeSCn और इसके ऊपर कितना +2 चार्ज, ये किसके लिए टेस्ट होता है, फेरिक आयन के टेस्ट के लिए होता है। इसका कलर कैसा होता है, रेड ब्लड कलर होता है। तो इसमें सेकंड का जो होगा वो हो जाएगा ए, ये तो कंफर्म है। अब यहाँ पर ये जो FeSO4 कंपाउंड होता है FeSO4.7H2, तो ये फेरस इसमें सॉल्ट है और ये ग्रीन कलर का होता है ना। तो इसका मतलब ये जो थर्ड का होगा वो हो जाएगा बी। और अगर हम बात करें फर्स्ट की तो फर्स्ट में एक ही बचा, यहाँ से सी हो जाएगा। तो कौन सा, फर्स्ट का सी, सेकेंड का ए एंड थर्ड का बी। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगा तो ये क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ से ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे देखिए विच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। तो सबसे पहले एरोमेटिक नेचर के आपको कंडीशन पता होना चाहिए। पहला जो कंडीशन है कि कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, तो यहाँ से प्लेनरिटी होना चाहिए। प्लेनरिटी का मतलब उस साइक्लिक रिंग में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है यहाँ पर डी लोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मीन्स कॉन्जुगेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। और तीसरा कंडीशन होता है एरोमेटिक कंपाउंड को, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब n की वैल्यू अगर 0 है या 1 2 3 है तो यहाँ पर पाई जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कितना होना चाहिए, अगर 1 होगा तो 2, ठीक है, 2 होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर n की वैल्यू 1 होगा तो 6 होना चाहिए या 10 होना चाहिए या 14, ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर हैं दैट मीन्स वो तीसरा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ देखें
ठीक है। तो फर्स्ट जो दिया है यहाँ से, तो ये जो कार्बन है, अब साइक्लिक रिंग आपका क्या है, ये है, और इस कार्बन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से sp3 है, तो ये कंपाउंड तो होगा नहीं। ठीक है। अब कोई भी कंडीशन, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आपका ये एरोमेटिक नहीं है। अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो देखो, ये जो कार्बन है इसमें पूरे रिंग में, तो ये कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 आ जाएगा, तो ये भी एरोमेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट की हम बात करें, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 10 पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं, बट ये जो कार्बन आप देखो तो ये कार्बन क्या है, sp3 है, तो ये भी एरोमेटिक नहीं होगा। अब यहाँ से जो लास्ट है, फोर्थ ऑप्शन, वो आपका कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ठीक है। तो इसमें आप कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आप देखो तो पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब क्या है, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला थर्ड कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। और हर एक एटम के देखो, तो हर एक एटम, ये तीसरा कंडीशन, हर एक एटम यहाँ पर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, दूसरा कंडीशन। और यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड के बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, पूरे रिंग में है, तो प्लेनरिटी भी है डिलोकलाइजेशन में। दैट मीन्स इसका जो आंसर बनेगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है। ये जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा। अच्छा क्वेश्चन था, एरोमेटिक से क्वेश्चन आते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो क्वेश्चंस किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मिलते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट फॉर्म करना है, ए एंड बी क्या होगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें, आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ कंपाउंड का, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ से OH और यहाँ पर CH3। ठीक है। यही कंपाउंड आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस कंपाउंड से दो ए एंड बी कंपाउंड क्या है वो आपसे फाइंड करना था। अगर मैं एक ही बात करूँ तो यहाँ से H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हीट कर रहा है, तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा, मतलब सीधा सा डिहाइड्रेशन। तो ये जो कार्बन है यहाँ से OH निकलेगा, और बीटा कार्बन जो है, ये समझ लिया अल्फा कार्बन है, और बीटा जो कार्बन वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। दैट मीन्स ये जो कंपाउंड आपका यहाँ से बनने वाला है, वो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ से CH3 रहेगा ही, और डबल बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो ये आपका एक कंपाउंड हुआ। बी कंपाउंड की हम बात करें तो ये पायरिडीन। ठीक है। ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये पायरिडीन और एसिड क्लोराइड के प्रेजेंस में यहाँ से रिएक्शन करा रहा है, तो ये क्या होगा, ये H यहाँ से निकाल को, और ये जो पूरा ग्रुप है ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा कुछ ये बनेगा, ये CH3 तो रहेगा ही, और O, और यहाँ से CH3, तो ये कंपाउंड आपका B है। ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है, A एंड B। ओके। अच्छा क्वेश्चन था इसका, अल्कोहल चैप्टर का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक कंपाउंड दिया है जहाँ पर देखिए COOH ग्रुप अटैच्ड है, रेड फॉस्फोरस Br2 और वाटर के प्रेजेंस में आपको प्रोडक्ट बनाना है कि पी क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट नेम रिएक्शन, दैट इज HVZ रिएक्शन। ठीक है, कौन सा, HVZ रिएक्शन, हेल ओलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो अपना रिएक्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर इस तरह से है, और यहाँ पर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है। ओके। और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, Br2 एंड रेड फॉस्फोरस। ओके। और यहाँ पर H2 है, तो ये अपना फर्स्ट है, और ये सेकेंड रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो आपने HBZ रिएक्शन में पढ़ा होगा, HBZ रिएक्शन होता है, वहाँ पर अल्फा कार्बन पे क्या होता है, हेलोजन इंट्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर हेलोजन में कौन है, ब्रोमीन। तो अल्फा कार्बन कौन होगा, ये जो कार्बन है वो है अल्फा कार्बन। ठीक है। तो ब्रोमीन क्या आएगा यहाँ पर, इस अल्फा कार्बन पे जुड़ेगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट अपना क्या होगा,
सेम कंपाउंड यहाँ पर COOH तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। और साइड में यहाँ पर क्या निकल जाएगा HBr। तो फाइनल आपका जो आंसर बनेगा वो आपका कौन सा आंसर होगा, आंसर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है यहाँ पर, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज और करेक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पर मल्टीपल आंसर हो सकता है। तो फर्स्ट हम बात करें यहाँ पर, देखिए ए में जो दिया है फेरिक आयन जो फेरस आयन में कन्वर्ट हो रहा है और ये आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर रहा है किसमें, आयोडीन में। तो ये जो है आपका फर्स्ट जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट है। बी की अगर हम बात करें बी ऑप्शन में, तो बी में फेरिक आयन Fe+, ये बी वाला इनकरेक्ट है। और यहाँ पर जो सेकंड है सी ऑप्शन है Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe में, ये गलत है। Fe+2 कन्वर्ट होता है किसमें, Fe+3 में। तो यहाँ पर सी भी गलत है। और डी जो है फेरस आयन फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और H2O8-2 ये यहाँ पर रिड्यूस होकर किसमें, SO4 सल्फेट आयन में। तो ये भी सही है। तो फाइनली जो इसका आंसर बनेगा वो थर्ड आंसर होगा, ए एंड डी दोनों यहाँ पर करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको सिंपल सा ये क्वेश्चन अगर पता होगा कि ये टेस्ट हम इसके लिए करते हैं तो ही आप यहाँ पर कर पाओगे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सेकेंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें क्या दिया है, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है, 15 ग्रुप के हाइड्राइड है नाइट्रोजन। उसके बाद आता है क्या, PS3। उसके बाद आता है क्या, एंटीमनी का हाइड्राइड। एंड देन आता है यहाँ पर बिस्मथ का हाइड्राइड। तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, जो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए डाउन द ग्रुप आने पे ये 15th ग्रुप के सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, 15th ग्रुप के एलिमेंट है। और डाउन द ग्रुप आने पर जो साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज जब इंक्रीज होगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आसानी से क्या होगा, ऑक्सीडाइज भी होगा, ठीक है। आसानी से ऑक्सीडाइज होगा मतलब वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट। तो इसका जो आंसर बनेगा BiS3 बिस्मथ हाइड्राइड, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, अब यहाँ से इंटीजर टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, है ना। 21 की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, अमंग द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट नियरेस्ट इंटीजर ऑफ एम क्या यहाँ पर मेटल है और यहाँ पर MO4- दिया हुआ है। एम बीइंग एटम हैविंग लीस्ट एटॉमिक रेडियस अमंग, यहाँ पर ये 3D सीरीज के एलिमेंट है, ठीक है। ये जितने भी आपको एलिमेंट यहाँ पर दिए हैं वो किसके हैं, 3D सीरीज के हैं। और अगर हम इसमें बात करें तो Mn जो मैंगनीज है, ठीक है, तो वो उस पर कितना +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड दिया है MnO4-, और यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, ये -8 -1 इक्वल होगा और यहाँ से +7। अब +7 है तो ये सबसे स्मॉलेस्ट इसमें क्या होगा, रेडियाई होगा। और इसका आपको क्या निकालना है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है √n+2 होता है। और n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप Mn की अगर बात की जाए तो Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑर्गन 3D4s, 18 ऑर्गन तक हो गया। उसके बाद 2 यहाँ पे, ठीक है। डी में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 5, टोटल हो गया कितना, 27। और हमें 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। मतलब यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगा 0। दैट मीन्स इसका जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो होगा 0। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, सोल्यूशन चैप्टर से।
अ सोल्यूशन containing 100 gram water in 100 gram AB2, the boiling point of solution was found to be कितना 100.52 डिग्री सेल्सियस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन AB2, अल्फा यहाँ से निकालना है। ओके, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ से देखिए आपको पहले क्या निकालना होगा, वेंट ऑफ फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा टीबी क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू यहाँ से मोलैलिटी, और मोलैलिटी को ज़रा ओपन करेंगे तो यहाँ से के बी इंटू डब्लू टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। तो यहाँ पर आपको 1000 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब डेल्टा टीबी अगर इसकी बात की जाए तो डेल्टा टीबी कैसे निकालते हैं, डेल्टा टीबी कैसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और यहाँ से आई निकालना है अपने को, के बी की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 0.52 इंटू W2 कितना दिया है 10 ग्राम, 1000 आपका ऐसे ही रहेगा। ओके, और M2 यहाँ पर AB2। ठीक है, इसका मोलर मास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितना 200, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है यहाँ पर 100। तो ये आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये दोनों जीरो यहाँ से और ये टोटल ये पूरा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और टीबी क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 100.52, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, तो 100 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.52 इक्वल टू आई इंटू 0.52 और इतना होगा, और यहाँ पर डिवाइड में 2 होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली जो आई की वैल्यू यहाँ से आ रहा है 2। ठीक है, ये तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेंट ऑफ फैक्टर। वो रिलेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना। तो आई की वैल्यू तो पता हो गया कितना है 2 है। अब यहाँ पर एन क्या होगा, एन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड क्या दिया है AB2, इसको आयनाइज करेंगे तो ए पे कितना आएगा +2 चार्ज और बी कितना होगा 2 आयन होगा, है ना। तो यहाँ पर एन की वैल्यू टोटल कितनी आ रही है 3, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो अल्फा की वैल्यू 0.5 आ जाएगा यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दिया है 10 के पावर में -1, और हमारा अल्फा कितना आया 0.5। तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। तो नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द मास इन ग्राम O2 रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबसन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो ये आपका स्टैक्योमेट्रिक से क्वेश्चन है। सबसे पहले ग्लूकोज का अगर रिएक्शन लिखा जाए तो ग्लूकोज का रिएक्शन क्या होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। कंबसन कराना है दैट मीन्स ऑक्सीजन के बेंस बर्न कराइए तो यहाँ से CO2 और H2O मिलेगा। और स्टैक्योमेट्री के लिए रिएक्शन क्या होना चाहिए बैलेंस, पहले इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, तो रिएक्शन यहाँ पर हो गया अपना बैलेंस। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो आपको मास निकालना है O2 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें O2 का मास फाइंड करना है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और क्वेश्चन में ग्लूकोज का मास कितना दिया है, यहाँ पर गिवन मास है कितना 900 ग्राम। तो आप यहाँ पर इनिशियल देखिए इनिशियल कितना है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180, और यहाँ पर कितना है, ठीक है, ऑक्सीजन 6 इंटू 32 है ना, 6 मोल है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितना 16 एटॉमिक मास होता है, 2 का 32 इंटू 6 दैट मीन्स यहाँ पर 192 आएगा। अब यहाँ पर देखिए जहाँ हमें ये निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे 180 ग्राम ग्लूकोज के कंबसन से 192 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, इसलिए 1 पे कितना होगा 192 डिवाइड में 180, और इसलिए क्वेश्चन में कितना हो रहा 900 ग्राम है, तो इनटू यहाँ से हो जाएगा 900। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 18 5 जा, ठीक है 90 होगा,
और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 ग्राम यहाँ पर ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड होगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 960। 24 में क्या दिया है यहाँ पर इथाइल बेंजीन दिया है और KMnO4 और KH के प्रेजेंस में इसको हीट कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से है, ठीक है। तो यहाँ से इथाइल ग्रुप है C2H5 और इसका अगर हम KMnO4 और KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो NCERT में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से सबसे पहले कंपाउंड जो बनाता है वो बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड बनाता है। ये हो गया ए। अब इसको फर्दर नाइट्रेशन करा रहा है HNO3 और H2SO4, ये कंसनट्रेटेड होते हैं और यहाँ पर इसको प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रेशन। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ओके। तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, दैट मीन्स अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पूछा है। यहाँ पर ओपन करके दिखाना पर कार्बोक्सिलिक में कुछ इस तरह से होगा और मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो में क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो आपको दिख रहे हैं, तो 3 यहाँ पर बेंजीन रिंग में है और एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, तो टोटल कितने हैं 5। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा, कितने पाई बॉन्ड है 5। अगर आपको पाई इलेक्ट्रॉन पूछा होता तो कितना 2 का मल्टीप्लाई करते आंसर कितना हो जाता है 10। फिलहाल इसका आंसर कितना होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ यहाँ पर बेन साइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ पर है CH3, ओके, और फिर यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है इस तरह से, और फिर यहाँ से ये कंपाउंड है और यहाँ पर Br है। तो इस कंपाउंड, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो अपना कायरल कार्बन है, ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 के पावर में n, और यहाँ पर जो n होता है वो n होता है नंबर ऑफ, n होता है क्या, नंबर ऑफ किराल कार्बन, ठीक है। किराल कार्बन कितने हैं, किराल कार्बन क्या होते हैं कि गिवन कार्बन से जो टेट्रावैलेंसी है सेटिस्फाइड है कार्बन की, वो 4 डिफरेंट एटम्स है। तो आपको सिंपल से इसमें किराल कार्बन काउंट करना है। तो यहाँ पर देखिए, इस अगर एक कंपाउंड होगा जिसमें किराल कार्बन एक है, ये है, और एक किराल कार्बन यहाँ पर ये है। तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो बनेगा 2 के पावर में कितना हो जाएगा 2, और कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या दिया, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस expand from the 10 liter to 100 liter through the reversible isothermal process at 18 डिग्री सेल्सियस इन लीटर एटीएम। आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो होता है -2.303, ठीक है, NRT और log यहाँ से V2 डिवाइड में V1, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम वर्क डन का, ओके। तो यहाँ पर वैल्यू सारी दिया हुआ है, तो बस आपको कैलकुलेट करना है। 2.303 1 मोल दिया है, आर की वैल्यू 0.082 और टेम्परेचर यहाँ पर कितना दिया है 18 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन इसको लेना है, तो 18 प्लस यहाँ से 273 आप कर दीजिए तो 291 अप्रोक्स में केल्विन, तो यहाँ से हो जाएगा 291, और लॉग V2 कितना है यहाँ पर 100 और V1 कितना है 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 10, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स में यहाँ पर आएगा, ठीक है, 54 पॉइंट, ठीक है, 54.9। तो यहाँ से फाइनली जो इंटीजर टाइप में बनेगा वो 55, माइनस नहीं लेना क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वर्क डन पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर जो होगा 55
5 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ अ गिवन कंपाउंड फॉलो ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल से भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल कौन सा फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। तो अगर हम 1 बाय 1 स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें, ओके, तो सबसे पहले H2SO4 है। यहाँ पर कंपाउंड मेमोरी बेस्ड है, तो आपको कॉन्सेप्ट यही है। तो यहाँ से इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए सल्फ्यूरिक के सेंट्रल एटम है, यहाँ से डबल बॉन्ड, ओके, और टोटल कितने 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर हो जाएगा OH। तो अगर मैं बात करूँ कि इसके सेंट्रल एटम के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखिए यहाँ पर ये सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और टोटल यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन और 2, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल बॉन्ड यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स यहाँ पर इस सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन मतलब ये है कि ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर CO2 की। CO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ओके। तो यहाँ देखिए टोटल 4 बॉन्ड बना है, मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें SO2 का, ठीक है, तो SO2 में यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, और एक इसके पास होंगे लोन पेयर, क्योंकि सल्फर के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 तो बॉन्डिंग में ऑक्सीजन हो गए, 2 2, टोटल इसके अराउंड कितने हो गए 4 4 8, इसके पास अराउंड टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बात करें अगर SO3 का, ठीक है, तो SO3 का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ से इस तरह से होता है, ठीक है, और इसके पास एक लोन पेयर भी होगा। तो टोटल इसके अराउंड कितने हो गए, ठीक है, यहाँ से टोटल इसके अराउंड 4 बॉन्ड बना है, मतलब 8 वहाँ से और एक यहाँ से लोन पेयर। इसके पास भी कितने 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें H2SO3 का, तो इसमें सेंट्रल एटम सल्फर है, ओके, तो यहाँ से एक डबल बॉन्ड बनाएगा, और बाकी यहाँ से ऑक्सीजन और OH हो जाएगा बॉन्ड, और यहाँ से एक OH, और एक इसके पास लोन पेयर। तो टोटल इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है। NO2 की बात किया जाए तो NO2 के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 9 इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें HNO3 का, तो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन में यहाँ पर एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, और बाकी यहाँ से OH, ओके, और यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है ये 4 बॉन्ड। तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसमें एक तो CO2 मॉलिक्यूल ये ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, और एक यहाँ से HNO3। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा कितने नंबर ऑफ फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 जो मॉलिक्यूल है ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, ओके। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या बोला है, एनिलीन का रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट करा रहा है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, और यहाँ से आपको क्या बनाना है ए प्रोडक्ट बन रहा है, और व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम इन 1 मोल ऑफ ए। तो आपने कपलिंग रिएक्शन पढ़ा होगा कौन से चैप्टर में, अमाइंस में। तो कपलिंग रिएक्शन में 2 रिएक्शन थे, एक तो फिनॉल के साथ रिएक्शन कराए थे बेसिक मीडियम में, तो वहाँ से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, यहाँ से एनिलीन के साथ कराते हैं, तो यहाँ से जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड कुछ इस तरह होता है पैरा एमिनो एजोबेंजीन, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड,
और फिर यहाँ से ये कंपाउंड और यहाँ से NH2। तो इसी का नाम है क्या, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ठीक है, ये कंपाउंड था, इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। तो इसमें आपको नाइट्रोजन टोटल कितने हैं, 3। और एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है कितना, 14। 3 मोल यहाँ नाइट्रोजन है और टोटल इसका आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, मोल को एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 42 ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 29, देखिए इस क्वेश्चन में बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वेवलेंथ। ओके, टू क्रेस्ट या टू एडजेसेंट ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। यहाँ से देखिए इसका डिस्टेंस कितना दिया है, 3। तो इसका भी डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर। और यहाँ पर अगर आधा मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 मीटर, यहाँ पर 3 मीटर और ये भी 3 मीटर। तो टोटल जो वेवलेंथ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वेवलेंथ कितना आ रहा है यहाँ पर, 12 मीटर। पहली बात इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है। ओके, वेवलेंथ कितना आ गया, 12 मीटर। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू न्यू, ये आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो C बाई यहाँ से क्या होगा, वेवलेंथ। और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ कितना आ गया यहाँ से, 12 मीटर। ओके, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दी, ये 4 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.25 × 10⁻⁸ कितना, 8। ओके, तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 के पावर में कितना दिया है, 6 दिया है। तो मुझे आंसर को उसी की टर्म ले जाना है। तो इसको यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 × 10⁻⁶। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, 25। ओके, तो ये हो गए आपके JEE 2024 8 अप्रैल के शिफ्ट 1 के पेपर सॉल्यूशन। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।